नमस्कार मित्रों, मैं विद्यानंद कुमार, सहायक प्राध्यापक, नारायण महाविद्यालय, गुड़िया कोठी, सिवान, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आपके लिए आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वो है फॉल्ट यानी भ्रंश। इस टॉपिक पर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि भ्रंश क्या होता है और यह भ्रंश जो है वह किस रूप में हमारे सामने महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा होगी। इसके साथ साथ इसमें हम लोग देखने का कोशिश करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जो टर्मोलॉजी है, महत्वपूर्ण जो शब्दावली है, जिसका कि भ्रंश और भ्रंशन क्रिया में बारंबार प्रयोग होता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि भ्रंश का आखिर प्रकार क्या होता है। तो यह जो क्लास है पूरा, यह मुख्य रूप से आपका जो है परिचयात्मक क्लास होगा, इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। और इसमें वो सारी चीज़ें जानना आवश्यक है जो कि भ्रंशन क्रिया के द्वारा स्थलाकृति का निर्माण में वैसे सभी शब्दों का इस्तेमाल होता है, शब्दावली का इस्तेमाल होता है। यदि इस क्लास को आप नहीं ध्यान से समझेंगे, नहीं सुनेंगे, तो फिर जो आप भ्रंशन क्रिया द्वारा स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे समझने में आपको असुविधा होगी। इसलिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्लास आपके लिए एक आधारभूत क्लास है, एक आधार क्लास है भ्रंश निर्मित स्थलाकृति को भली भांति समझने के लिए। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए सीधे सीधे अब टॉपिक पर आते हैं कि आखिर भ्रंश क्या होता है, किसे कहते हैं भ्रंश। तो यह जो भ्रंश है यह किस रूप में होता है। तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचरण, जिसमें कि संपीड़न एवं तनाव बल को शामिल किया जाता है, की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो उत्पन्न धरातलीय संरचना को भ्रंश कहते हैं। अब है कि यह जो भ्रंश है, इस भ्रंश की उत्पत्ति तथा उसके प्रकारों के विश्लेषण के पूर्व भ्रंश से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी या पारिभाषिक शब्द है उसके अर्थ को समझना अत्यावश्यक मैं समझता हूँ। तो आइए कि कुछ महत्वपूर्ण जो टर्मोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करें। तो पहला है इसमें विभंग तल या भ्रंश तल, फॉल्ट प्लेन। विभंग तल वह सतह होती है जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण होता है। यह लंबवत, क्षैतिज, झुका हुआ, वक्राकार या किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब दूसरा जो शब्द है वह है भ्रंश नति, फॉल्ट डीप। तो भ्रंश तथा क्षैतिज तल के बीच के कोण को विभंग तल की नति कहते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वह है उत्क्षेपित खंड, अपथ्रोन साइट। इसे ऊर्ध्वपात पार्श्व भी कहा जाता है। भ्रंश तल के दूसरी ओर के खंड की अपेक्षा ऊंचे भाग को उत्क्षेपित खंड कहा जाता है। अब चौथा जो टर्म है, जो शब्द है, वह है अधःक्षेपित खंड, डाउन थ्रोन साइट। इसे अवपात पार्श्व भी कहते हैं। ऊपर उठे खंड की अपेक्षा निचले खंड को अधःक्षेपित खंड कहते हैं। अब पांचवा जो टर्म है वह है शीर्ष भित्ति, हैंगिंग वॉल। भ्रंश की ऊपरी दीवार को शीर्ष भित्ति या ऊपरी भित्ति कहा जाता है। अब छठा जो टर्म है वह है पाद भित्ति, फुट वॉल। तो भ्रंश की निचली दीवार को पाद भित्ति कहा जाता है। सातवां जो टर्म है वह है भ्रंश कगार, फॉल्ट स्कार्प। फॉल्ट स्कार्प भ्रंश के कारण स्थलीय सतह पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारे को भ्रंश कगार कहते हैं। अधिक खड़े ढाल के कारण कगार कभी कभी क्लिफ के समान होते हैं।
कगार का निर्माण सदैव भ्रंशन द्वारा ही नहीं होता है, कभी कभी कगार का निर्माण अपर्दन द्वारा भी होता है। तो ये आपने कुछ टर्मोलॉजी को देखा, कुछ टर्मोलॉजी को समझने का आपने प्रयास किया। अब आइए कि जो इसके स्थलाकृति जो है जो बनते हैं, तो वो बनने के लिए क्या क्या बातें महत्वपूर्ण होती है। तो भ्रंश निर्मित स्थलाकृति वैसी स्थलाकृति है जिसका निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। भ्रंशन 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 जो है के द्वारा होता है। अब है कि भ्रंश निर्मित स्थलाकृति का महत्व जो है वह प्रादेशिक होता है। इस प्रकार की स्थलाकृति का कोई निश्चित प्रदेश नहीं होता है, इसका विस्तार बहुत ही सीमित क्षेत्रों में मिलता है, जैसे राइन की घाटी, जॉर्डन घाटी। भ्रंश निर्मित स्थलाकृति के अंतर्गत दो प्रकार के स्थलाकृतिक विशेषता सम्मिलित किए जाते हैं। एक भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, दूसरा भ्रंशन द्वारा निर्मित तथा अपक्षयन एवं अपर्दन द्वारा परिमार्जित स्थलाकृति। अब है कि भ्रंशन क्षेत्र में जो स्थलाकृतिक विशेषताएं मिलते हैं उनमें ये कुछ नए होते हैं तो कुछ पुराने होते हैं। जो स्थलाकृति नए होते हैं उन पर भ्रंशन का प्रभाव और जो पुराने होते हैं उन पर अपक्षयन एवं अपर्दन का प्रभाव अधिक होता है। स्वाभाविक रूप से भ्रंशन उच्च नमन एवं निम्न नमन वाले क्षेत्रों में होता है। भ्रंशात्मक जो स्थलाकृति है उसका निर्माण के दृष्टिकोण से ही उच्च नमन भ्रंश जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भ्रंश से उत्पन्न धरातलीय स्वरूप दो बातों जिसमें क्षैतिज गति एवं ऊर्ध्वाधर गति जो है पर निर्भर करता है। भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप सेल संरचना तथा स्थलाकृतियों की उत्पत्ति होती है। अब आइए कि भ्रंश जो है जब भ्रंशन की क्रिया होती है तो उसमें कुछ उसके प्रकार है जो देखने को मिलता है। तो भ्रंशन में चट्टानों का विस्थापन ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा आगे पीछे किसी भी दिशा में हो सकता है। संचलन की दिशा एवं शक्ति की भिन्नता के आधार पर भ्रंश के जो है वह मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भ्रंश, दूसरा व्युत्क्रम भ्रंश और तीसरा सोपानी भ्रंश, चौथा विदारण भ्रंश जिसे पार्श्वीय या नतिलंबी भ्रंश भी कहा जाता है। अब आइए चर्चा करें सबसे पहले सामान्य भ्रंश के बारे में। तो किसी भी क्षेत्र की चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण दोनों खंड भ्रंश तल के सहारे प्रतिकूल दिशा में खिसकते या सरकते हैं, जो उसे समान भ्रंश कहते हैं। सरकते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। इस प्रकार के भ्रंश के निर्माण में तनाव बल की मुख्य भूमिका होती है। सामान्य भ्रंश भूपटल की अपसारी क्रिया का परिणाम है। सामान्य भ्रंश में भूपटल के प्रसार के साथ साथ नवीन स्थलाकृतियों का भी सृजन होता है। सामान्य भ्रंश में भ्रंश तल प्रायः लंबवत या खड़े ढाल वाले होते हैं, जैसे भारत के पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल इस तरह का सामान्य भ्रंश का उदाहरण हो सकता है। अब है दूसरा जो है वह है व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट। तो यह क्या है कि जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टानों के दोनों खंड आमने सामने सरकता है तो निर्मित भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश भी कहते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश के निर्माण में क्षैतिज संचलन के उत्पन्न संपीड़न बल की सशक्त भूमिका होती है। इसमें भ्रंश तल का ढाल सामान्य होता है। व्युत्क्रम भ्रंश भूपटल की अभिसारी क्रिया का परिणाम है। व्युत्क्रम भ्रंश वह स्थिति है जिसमें भूपटलीय प्रसार में कमी के साथ साथ स्थल रूपों का विनाश भी होता है, जैसे मेघालय का उत्तरी ढाल। यहाँ पर व्युत्क्रम भ्रंश का उदाहरण देखने को मिलता है।
अब जो तीसरा है इसका भ्रंश का प्रकार, तो यह तीसरा है सोपानी भ्रंश, स्टेप फॉल्ट। जब किसी भूखंड में कोई भ्रंश तल एक ही दिशा में हो और उनके सहारे एक ही दिशा में अवतलन होने से विकसित सामान्य भ्रंश सीढ़ीनुमा आकृति में होते हैं, जिसे सोपानी भ्रंश कहते हैं। जैसे यूरोप की राइन घाटी सोपानी भ्रंश पर निर्मित है। अब जो एक और बच जा रहा है भ्रंश, वह है आपका विदारण भ्रंश, जिसे पार्श्वीय भ्रंश लेटरल फॉल्ट या नतिलंबी भ्रंश स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहा जाता है। तो जब दो विपरीत दिशाओं से दबाव आने पर भ्रंश तल के सहारे दोनों ओर के भूखंड ऊपर उठने या धंसने की बजाय आगे पीछे क्षैतिज गति की दिशाओं में खिसकते हैं, तो निर्मित भ्रंश को विदारण भ्रंश कहते हैं। जैसे कैलिफोर्निया का सन एंड्रियास भ्रंश। तो आज के क्लास में आपने जो जाना उसमें जाना कि भ्रंश किसे कहते हैं, और भ्रंश जो है के क्रिया द्वारा जो भ्रंश का क्रिया होता है उसे भ्रंशन कहा जाता है, और भ्रंशन की क्रिया होने के लिए कौन कौन सी दशाएं महत्वपूर्ण होती है, भ्रंश के द्वारा निर्मित स्थलाकृति के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती है। तो उसके बाद मैं आपको बताया कि इसमें बताया कुछ टर्मोलॉजी भी बताया आपको कि किस तरह से जो है कुछ टर्मोलॉजी का बार बार इस्तेमाल होता है जो समझना आवश्यक। तो इसके अंतर्गत कुछ टर्मोलॉजी जैसे मैं बताया आपका विभंग तल या भ्रंश तल फॉल्ट प्लेन, भ्रंश नति फॉल्ट डीप, अधा छेपित खंड डाउन थ्रोन साइट, शीर्ष भित्ति हैंगिंग वॉल, पाद भित्ति फुट वॉल, भ्रंश कगार, फॉल्ट स्क्रैप, और फिर लास्ट में आपको बताया भ्रंश का जो प्रकार है वो 4 प्रकार बताया आपको। उसमें पहला आपको बताया था जो पहला भ्रंश का जो आपको नाम दिया वह है सामान्य भ्रंश नॉर्मल फॉल्ट, फिर दूसरा बताया आपको व्युत्क्रम भ्रंश, और तीसरा बताया सोपानी भ्रंश, और चौथा बताया आपको विदारण या पार्श्वीय या नतिलंबी भ्रंश लेटरल या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तो इस तरह से आज का यह इंट्रोडक्टरी क्लास मैं समझता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास था और आपके लिए जानना जरूरी था, तो इसको आप समझेंगे। और फिर मैं मिलूँगा आपसे इसके अगले क्लास में, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कि भ्रंशन क्रिया के द्वारा भ्रंश और भ्रंशन क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कैसे होते हैं, क्या विशेषता होती है, उसकी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप स्वाध्याय करते रहिए और इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए, और यदि कहीं आपको समझने में समस्या हो तो आप संपर्क कीजिए। तो मिलता हूँ नए टॉपिक को लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।